नमस्कार, दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन से किया इनकार। केजरीवाल का पलटवार। बीजेपी के साथ गुप्त समझौते का लगाया आरोप। पीएम मोदी ने किया प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ। मजदूरों को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए पेंशन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को दी मेडिकल के क्षेत्र में सौगातें। 500 बेड के RUHS हॉस्पिटल का किया शुभारंभ। और सचिन पायलट का गठबंधन पर बयान। राजस्थान में सभी 25 सीट पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। टिकट बंटवारे पर 8 मार्च को होगी दिल्ली में बैठक। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बैठक में सर्वसम्मति से इस बारे में फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी जहां गठबंधन के लिए पूरा जोर लगाए हुए थी, वहीं दिल्ली कांग्रेस के नेता इसके विरोध में थे। इससे पहले ऐसी अटकलें थी कि आप और कांग्रेस आपस में 3-3 सीटें बांट सकती हैं और 1 सीट निर्दलीय के लिए छोड़ी जा सकती है। दिल्ली में अब त्रिकोणीय मुकाबला तय माना जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गठबंधन पर राय जानने के लिए दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के साथ अहम बैठक की। बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित भी मौजूद थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली कांग्रेस के नेताओं की राय को तवज्जो देते हुए राहुल ने गठबंधन का रास्ता बंद कर दिया है। बैठक के बाद शीला ने साफ किया कि कांग्रेस दिल्ली में गठबंधन नहीं करने जा रही है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन के इनकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कांग्रेस पर भड़कते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बीजेपी के साथ गुप्त गठबंधन किया है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के काफी जोर लगाने के बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने गठबंधन की संभावना से साफ इनकार कर दिया था। कांग्रेस से मिले इस झटके के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जब पूरा देश मोदी और शाह की जोड़ी को हराना चाहता है, ऐसे में कांग्रेस एंटी बीजेपी वोट को बांटकर बीजेपी की मदद कर रही है। यही नहीं, केजरीवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, ऐसी अफवाहें हैं कि कांग्रेस का बीजेपी के साथ गुप्त गठबंधन है। दिल्ली बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन से लड़ने के लिए तैयार है। जनता इस अनैतिक गठबंधन को हराएगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की ओर से बालाकोट पर किए गए हवाई हमले को दुर्घटना बताए जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा ऐतराज जताया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता किसी साजिश के तहत इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं में होड़ मची है कि सेना का मनोबल कौन कितना गिरा सकता है। भाजपा मुख्यालय पर मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल और पी चिदम्बरम को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इशारे पर सरकार पर सवाल हो रहे हैं। दिग्विजय को तमीज नहीं है, वे एयर स्ट्राइक को दुर्घटना बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कांग्रेस नेताओं के बयान हेडलाइन बनती हैं। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेताओं के अंग्रेजी उच्चारण पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अंग्रेजी के इन विद्वानों को देश की सेना पर भरोसा नहीं है। कानून मंत्री ने कहा, कांग्रेस पार्टी के अंदर ये होड़ मची हुई है कि उसका कौन सा नेता भारतीय सेना का मनोबल सबसे ज्यादा गिरा सकता है। प्रसाद ने दिग्विजय पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या दिग्विजय इतने नीचे गिर गए हैं कि उन्होंने 45 CRPF जवानों पर किए गए आतंकी हमले को एक दुर्घटना करार दे दिया। ये उनकी सोच है। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सब ऐतिहासिक पलों के साक्षी बन रहे हैं। देश भर में 3 लाख से ज्यादा सर्विस सेंटर पर 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना का हिस्सा हैं। ये एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 42 करोड़ श्रमिकों की सेवा में समर्पित योजना है, जो मजदूर भारत का निर्माण कर रहे हैं। मां भारती के मजदूर का पसीना मां भारती के माथे पर तिलक के समान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की योजना मेरे लिए भावुक पल है, क्योंकि मैंने निजी तौर पर अनुभव किया है कि आपको कैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इन परिस्थितियों ने ही प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के लिए हमारी सरकार को प्रेरित किया।
आजादी के बाद इतिहास की ये पहली योजना है जिसने समाज के उस वर्ग को छुआ है जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं गया। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। अलग रह रहे दंपति को एक साथ रहने के आदेश के कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। लॉ की पढ़ाई कर रहे छात्रों की ओर से दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि अगर पति पत्नी का अलग रहना तलाक का आधार हो सकता है, लेकिन किसी को साथ रहने को मजबूर नहीं किया जा सकता। लॉ स्टूडेंट्स ने व्यक्ति की निजता के आधार के तहत इस व्यवस्था को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि व्यभिचार से संबंधित कानून को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शादी करने के बाद महिला का निजता और गरिमा का अधिकार खत्म नहीं होता। ऐसे में किसी को भी साथ रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लॉ स्टूडेंट्स की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है। कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने बालाकोट में मारे गए आतंकियों की संख्या पर आधिकारिक बयान दिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार विदेश सचिव विजय गोखले के बयान के साथ अपना पक्ष पहले ही बता चुकी है। 26 फरवरी को बालाकोट पर भारतीय वायुसेना की कार्रवाई वाले दिन गोखले ने कहा था कि यह सैन्य कार्रवाई नहीं थी और बचाव में किया गया हवाई हमला था। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई में कहा कि बालाकोट में किया गया हवाई हमला सैन्य कार्रवाई नहीं थी क्योंकि इसमें आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। भारतीय वायुसेना ने पिछले हफ्ते पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के एक शिविर को निशाना बनाकर उसे तबाह कर दिया था। बीजेपी की आधिकारिक वेबसाइट www.bjp.org को उस टाइम ऑफलाइन कर दिया गया जब हैकरों ने उस पर कई संदेश छोड़ दिए। अब तक किसी समूह ने इस साइबर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पार्टी की ओर से भी आधिकारिक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है। वेबसाइट का होम पेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसमें कई तरह के संदेश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल के मीम भी शामिल हैं। पार्टी की वेबसाइट तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया गया है। होम स्क्रीन पर एडमिन की ओर से संदेश है कि हम जल्द लौटेंगे। असुविधा के लिए खेद है, लेकिन हम अभी दुरुस्त करने का कार्य कर रहे हैं। हम जल्द ऑनलाइन लौटेंगे। इन दिनों सारी दुनिया प्रदूषण से जूझ रही है। इसे खत्म करने के लिए सभी राष्ट्र अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। भारत भी इसमें पीछे नहीं है। लेकिन इस सारे प्रयासों के बीच एक रिपोर्ट आई है। प्रदूषण स्तर को लेकर भारत के लिए किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं है। पर्यावरण को बचाने की मुहिम चलाने वाले ग्रीन पीस एनजीओ द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी और गुरुग्राम को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में पहले पायदान पर दिखाया गया है। ग्रीन पीस ने अपनी रिपोर्ट में 62 शहरों की लिस्ट जारी की है जिसमें गुरुग्राम को सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। एनजीओ ने यह रिपोर्ट 2018 के पर्यावरण के आंकलन के आधार पर जारी किया है। वहीं एनजीओ की सूची में 3 राजधानियां शामिल हैं जिसमें सबसे ऊपर भारत की राजधानी दिल्ली है, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका और तीसरे नंबर पर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। एनजीओ ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें टॉप 6 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 5 तो भारत के ही हैं, वहीं एक पाकिस्तान का शहर है। नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने पुलवामा हमले के लगभग 3 सप्ताह बाद कहा कि ऐसी खबरें हैं कि आतंकवादियों को समुद्र के जरिए हमले करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लांबा ने हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद में रक्षा क्षेत्र से जुड़े वैश्विक विशेषज्ञों और राजनयिकों को संबोधित करते हुए बताया कि भारत को अस्थिर करने की चाहत रखने वाले एक देश से सहायता प्राप्त चरमपंथियों ने पुलवामा हमले को अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी भी खबरें हैं कि आतंकवादियों को समुद्री मार्ग सहित विभिन्न तरीकों से हमलों को अंजाम देने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गौरतलब है कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए हमलों को समुद्री मार्ग के जरिए ही अंजाम दिया गया था। लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई पहुंचने के लिए मछली पकड़ने वाले एक भारतीय ट्रॉलर का अपहरण कर लिया था और फिर महानगर में कई जगहों पर हमलों को अंजाम दिया था। राजधानी जयपुर के महात्मा गांधी कैंसर अस्पताल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रीराम कैंसर सेंटर का उद्घाटन किया।
इस मौके पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार की एक ही सोच है, गुड गवर्नेंस। उन्होंने कहा कि हाकम बदलता है, हुक्म नहीं। सरकार बदलती रहती है लेकिन काम नहीं रुकने चाहिए, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, सबका ध्येय एक होना चाहिए। महात्मा गांधी अस्पताल में श्रीराम कैंसर सेंटर के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अस्पताल की टीम को साधुवाद देते हुए कहा कि इन्होंने जैसा नाम वैसा काम करके दिखाया है, जिसके लिए इन्हें साधुवाद। गहलोत ने 7-11 मंजिला इकाई का दौरा भी किया। साथ ही कहा कि राजस्थान सरकार प्रदेश में जल्द ही राइट टू हेल्थ एक्ट लाना चाहती है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अभी आपने मेरे पूर्व वक्ताओं से सुना कि करीब 19 साल पहले जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तब शंकर जी मेरे पास आए थे और जो जिक्र किया कि हम लोग चाहते हैं कि महात्मा गांधी के नाम से मेडिकल कॉलेज खोले। उस वक्त में हम लोग फैसला कर चुके हैं, जैसे अभी आपको बताया गया, कि प्राइवेट सेक्टर में भी मेडिकल इंजीनियरिंग और अन्य कॉलेज आने चाहिए। उसके पहले दुर्भाग्य से पूरे हमारे साथी नौजवान महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, अन्य राज्यों में जाते थे। तो एक फैसला करने का कितना इम्पैक्ट पड़ता है, उसका जीता जागता उदाहरण यह है कि आज हम यहाँ बैठे हैं और मीटिंग कर रहे हैं। मैं गहलोत साहब को जननायक इसलिए नहीं कहता कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। जननायक कौन होता है? जो आने वाले 20 साल के बारे में, जिस माटी के वो नेता हैं, जिस माटी से उनका रिश्ता रहा है, उस मिट्टी की नौजवान पीढ़ी का 20 साल 25 साल आगे का भविष्य कैसे सुधरे, कैसे संवरे और कैसे इस प्रदेश में, जो कि भौगोलिक परिस्थितियों में विषमता लिए हुए प्रदेश है, आदिवासी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमारे यहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, पूरे देश का 10% भूभाग राजस्थान है, पानी 1% है। इतने चैलेंजेस के बीच में एक सपना देखना और उस सपने को पूरा करना, मैं समझता हूं ये जननायक ही कर सकता है और ये आपने करके दिखाया। राजधानी जयपुर के बाशिंदों को 500 बेड के नवनिर्मित अस्पताल की सौगात मिली। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के संगठक मेडिकल कॉलेज के 500 बेड क्षमता के अस्पताल का मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रतापनगर में लोकार्पण किया। कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद रहे। इस अस्पताल में पहले चरण में ऑपरेशन, आउटडोर, इंडोर वेंटिलेटर और आईसीयू जैसी विशिष्ट सुविधाएं मिलेंगी। अगले चरण में इस अस्पताल का विस्तार एसएमएस की तरह किया जाएगा। इस अस्पताल के शुरू होने से जयपुर के सीतापुरा, सांगनेर, मानसरोवर, टोंक रोड सहित आसपास की 15 से 20 लाख की आबादी को एसएमएस अस्पताल तक दौड़ लगाने से आजादी मिलेगी। मुझे बहुत खुशी है कि आज लंबे अरसे से इसका इंतजार था, 500 बेड का चिकित्सालय शुभारंभ होना आज संभव हुआ। उसके लिए तमाम आप सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहूँगा। मेरे पूर्ववक्ताओं से आपने सुना, इस प्रकार पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था, आप सबकी दुआओं से, आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से, तब हम लोगों ने ये कल्पना की थी, आबादी बढ़ती जा रही है, मेरे को समझ कह रहे थे, उसके आधार पर हमने बड़े निर्णय किए। प्राइवेट कॉलेज भी पहली बार लगे थे, तो मैं पहली बार 20 साल पहले मुख्यमंत्री बना था। उसके बावजूद भी ऐसा लगता था कि सरकारी सेक्टर में भी मेडिकल कॉलेज आ सकते हैं, और ये सोच करके जिलों में कई जगह मेडिकल कॉलेज खुले हैं, पर साथ जयपुर में एक और मेडिकल कॉलेज खोलने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस शहर की आबादी, जिसकी रूपरेखा 1 लाख के हिसाब से बनी थी पर कोटे की, आज 50 लाख को पार कर गई है। जननायक हम उसको कहते हैं जिनका एक सोच होता है आने वाले 20 सालों में, आने वाले 25 सालों में राजस्थान की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन
दो ऐसे सेक्टर हैं जिन सेक्टर्स पे मेरे ख्याल से आम आदमी का अधिकार है। हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, अपनी सेहत ठीक रखना चाहता है। और राजस्थान में जिस तरह की निर्णय अशोक गहलोत साहब की सरकार ने लिए, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और राजस्थान पीसीसी चीफ सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान पायलट आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारियों, प्रत्याशियों के चयन के लिए होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, राहुल गांधी के राजस्थान दौरे को लेकर जहां मीडिया से रूबरू हुए, वहीं पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान में की गई कार्रवाई के मुद्दे पर हो रही राजनीति को लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव को लेकर मुझे खुशी है कि आम राय बन रही है। भाजपा को अपनी केंद्र सरकार के 5 साल के कार्य के बारे में जनता को जवाब देना पड़ेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट एयर स्ट्राइक को लेकर बोले कि सेना के शौर्य और पराक्रम पर किसी को कोई शक नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा, राजस्थान में कांग्रेस सभी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महंगाई, बेरोजगारी, किसान आत्महत्या के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। मार्च के आखिर में राहुल गांधी का राजस्थान दौरा बन रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को भी राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। प्रदेश में कांग्रेस के गठबंधन की संभावनाओं से उन्होंने इनकार किया। साथ ही पायलट ने कहा, मेरे परिवार से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। 8 मार्च को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें प्रत्याशियों की सूची लगभग फाइनल हो जाएगी, जिसे अंतिम रूप सीईसी की बैठक में दे दिया जाएगा। हमारा जो अब तक अध्ययन हुआ है, किसको चुनाव लड़ाना है, इसका निर्णय हमने कार्यकर्ताओं की मांग पर रखा है। जिसकी जनता में पकड़ हो, जो मेहनती हो, साफ छवि के लोग हों, जीतने की क्षमता रखते हों, ये मुख्य क्राइटेरिया है। ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी ने ये मोटा मोटा राजस्थान में, पूरे देश भर में ये एक पैमाना तय किया है कि जो राज्यसभा के वर्तमान सांसद हों या विधायक हों या चुनाव हारे हों या किसी नेता के परिजन हों, उनके अलावा अगर विकल्प तलाश करेंगे तो बेहतर होगा, ऐसा कांग्रेस पार्टी का मोटा मोटा मानना है। लेकिन जीतने की स्थिति किसकी है, कार्यकर्ता किसको लाइक करते हैं और सबसे बेहतर चुनाव कौन लड़ सकता है, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि चुनाव महत्वपूर्ण है। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतकर सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही है। ये चुनाव लड़ रहे हैं कि जिन ताकतों ने पिछले 5 साल में इस देश प्रदेश की संस्थाओं को खोखला किया है, जिन्होंने 70 साल की मेहनत के बाद हमने जो इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया था, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, आरबीआई हो, प्लानिंग कमीशन हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इन सब संस्थाओं को जानबूझकर पिछले 5 साल में कमज़ोर किया गया है, उनको लगभग ख़त्म कर दिया गया है। इस देश में, हमारे गणतंत्र में अगर संस्थाओं को चुनौती मिलेगी तो लोकतंत्र खतरे में आएगा। और आज तमाम विपक्ष के नेता दल मिलकर इस मुहिम में लगे हैं कि ये चुनाव हम लोग जीतें, ताकि दोबारा जनता का विश्वास कायम हो। लोकतंत्र में अगर इंस्टीट्यूशंस को आप ख़त्म कर देंगे तो ये देश के लिए बहुत बुरे संकेत हैं। इसलिए चुनाव जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का मिशन 25 हमारा कामयाब होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।